नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की बन सकती है सरकार, एग्जिट पोल में अनुमान। बंगाल में बरकरार रहेगा ममता का जादू। केरल में एलडीएफ को मिल सकता है मौका। असम में खिल सकता है कमल। मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा को साल भर टालने के पक्ष में सभी पार्टियां। सर्वदलीय बैठक में केंद्र का भरोसा, राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द उठाए जाएंगे कदम। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश। नीतीश कुमार ने कहा राज्य में कानून का राज। एलजेपी ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। लोगों पर महंगाई की दोहरी मार। 17 महीने बाद थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी। पेट्रोल 83 पैसे और डीजल 1 रुपए 26 पैसे हुआ महंगा। मई में दूसरी बार इजाफा। और देश भर में गर्मी और लू से बेहाल लोग। बीकानेर में पारा 46 के पार। तेलंगाना में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया और अब सभी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन इससे पहले अनुमानों का दौर जारी है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी पूर्वोत्तर राज्य असम में पहली बार सरकार बनाती दिख रही है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो केरल में एलडीएफ को मौका मिल सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बने रहने के आसार दिख रहे हैं। मगर नतीजों के लिए 19 मई का इंतजार करना होगा। 5 राज्यों में मतदान पूरा होने के साथ ही एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया। एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज के मुताबिक असम में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को 81, कांग्रेस को 33, यूडीएफ को 10 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के अनुसार बीजेपी को 79 से 93, कांग्रेस को 26 से 33, यूडीएफ को 6 से 10 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा चाणक्य टुडे ने भी असम में बीजेपी को 90 सीट मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि टाइम्स नाउ सी वोटर ने राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर पेश की है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी फिर से सत्ता में आ सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर का अनुमान है कि टीएमसी को 167, वाम दलों को 75, कांग्रेस को 45, बीजेपी को 4 और अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलेंगी। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक टीएमसी को 233 से 253, वाम और कांग्रेस को 38 से 51, बीजेपी को 1 से 5 और अन्य पार्टियों को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी के मुताबिक टीएमसी को 178, वाम और कांग्रेस को 110, बीजेपी को 1 और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। चाणक्य टुडे ने भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पिछले विधानसभा से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं केरल में वाम मोर्चे की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुसार एलडीएफ को 88 से 101, यूडीएफ को 38 से 48, बीजेपी को 0 से 3 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलेंगी। इंडिया टीवी के मुताबिक केरल में एलडीएफ को 78, यूडीएफ को 58, बीजेपी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य टुडे ने भी एलडीएफ को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। तमिलनाडु में भी इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है। न्यूज नेशन के मुताबिक डीएमके कांग्रेस को 114 से 118, एआईएडीएमके को 95 से 99, बीजेपी को 0 से 4 और अन्य को 23 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक डीएमके कांग्रेस को 124 से 140, एआईएडीएमके को 84 से 101, बीजेपी को 0 से 3 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने के आसार हैं। चाणक्य टुडे ने भी राज्य में बदलाव का अनुमान लगाया है, जबकि टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक मुख्यमंत्री जयललिता सत्ता में बनी रहेंगी। एग्जिट पोल की माने तो पुदुचेरी में सरकार बदल सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक यहां कांग्रेस गठबंधन को 14, एआईएनसीआरसी को 9, एआईएडीएमके को 5 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस ने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु की 232 सीटों पर कल वोट डाले गए। राज्य में करीब 74% वोटिंग दर्ज की गई। प्रदेश की बाकी 2 सीटों पर 23 मई को मतदान होगा।
इन तस्वीरों से पता चलता है कि तमिलनाडु में मतदान को लेकर लोग उत्साह से लबरेज थे। विकास और भ्रष्टाचार मतदाताओं के लिए बड़े मुद्दे रहे। I definitely feel so. That's the order of the day across the country. And I feel that once corruption can be tackled in a pragmatic way, I think these issues will diminish. मुख्यमंत्री जयललिता ने चेन्नई तो करुणानिधि ने गोपालपुरम में वोट डाला। डीएमके नेता एमके स्टालिन और कनिमोझी ने दोपहर से पहले ही मतदान कर दिया। मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत भी चेन्नई में वोट डालने पहुंचे। हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। இன்னும் 2 நாட்கள் பொறுத்தால் அனைவருக்கும் மக்களுடைய தீர்ப்பு என்ன என்பது தெரியும். मदुरै, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली और कडलोर समेत नागापट्टनम जिलों में बारिश दोपहर बाद भी जारी रही और इन इलाकों में बिजली कटने से मतदान प्रक्रिया बाधित रही। कुछ इलाकों में मतदाता पहचान पत्र की भी मुश्किलें देखी गईं, लेकिन बड़ी हिंसा नहीं हुई। राज्य की तंजावुर और अरवाकुरिची सीट पर 23 मई को मतदान होगा और नतीजे गुरुवार को आएंगे। तमिलनाडु में वैसे तो मुकाबला आमने सामने डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में होता है, लेकिन इस बार तीसरा मोर्चा भी बना है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने अपने लिए अलग से एक छोटा सा कोण बनाया है। वैसी स्थिति में तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के करीब 13% वोट हैं और वे वोट अगर एक तरफा गए तो उधर का पलड़ा भारी होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ चेन्नई से अखिलेश सुमन। वहीं केरल में भी मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। राज्य की 140 सीटों पर 71% से ज्यादा मतदान हुआ। यहां यूडीएफ और एलडीएफ में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। केरल में मतदाता सुबह से ही कतारों में बारी का इंतजार करते नजर आए। क्या महिला, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने हक और अपने मुद्दों पर वोट डालता नजर आया। The polling went off smoothly and peacefully. There were minor incidents and 41 FIRs were filed today with 49 arrests. Based on SMS-based monitoring system and the information received from sector officers, आम लोगों के जहन में बुनियादी मसलों से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। दूसरी ओर तमाम सियासी दल हैं जिनकी जुबान पर अपनी अपनी जीत के दावे हैं। This time we will win the election. We will change the general trend. Last 5 years, the people voted for UDF in all the elections. 3 by-elections to the state assembly and a general election to the parliament. So this time also they will definitely vote for UDF. दूसरी ओर एलडीएफ नेताओं का दावा है कि राज्य की जनता वाम दलों पर एक बार फिर भरोसा जताएगी। Last phase of the election campaign, this has become more visible and prominent. Many people who belong to the UDF camp, they abandoned their wrong political position and joined with the Left Democratic. राज्य में बीजेपी भी इस बार जनाधार बढ़ाने के साथ ही त्रिकोणीय टक्कर देने की कोशिश कर रही है। My concept is NDA has now become strong to defeat LDF and UDF in Kerala. Now it has become emerged as a people's movement. यूं तो राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधनों की बारी बारी से सरकारें बनती रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की वजह से मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। सबकी निगाहें अब 19 मई के नतीजों पर टिकी हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु से सटे पुदुचेरी में भी कल मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। केंद्र शासित प्रदेश की सभी 30 सीटों पर करीब 82% वोटिंग हुई। पुदुचेरी में इस बार 344 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 96 निर्दलीय हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनआर कांग्रेस और कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच है। एआईएडीएमके और बीजेपी ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ और अहम खबरें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बहुलता और असहमति को जगह देने की परंपरा को भारतीय संस्कृति की खासियत बताया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एकता पर जोर दिया। प्रणब मुखर्जी का मानना है कि भारत के प्राचीन समय से बहुलता, मतभेदों को स्वीकार करना और असहमति को जगह देने का महत्व दिया गया है।
दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने दुनिया के सभी हिस्सों की यात्रा की और विविधता में एकता को समझने और महसूस करने की कोशिश की। राष्ट्रपति का कहना है कि भारत में मतभेदों को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया गया, उन्हें मान्यता दी गई। Celebration of plurality, acceptance the differences, accommodation of dissent was the way of life which India recognized from its ancient times. Even the differences were never ignored. They were recognized. They were accommodated. सभी राजनीतिक दल मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा को साल भर टालने के पक्ष में हैं। इस मसले पर कल रात हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र ने राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द कदम उठाने का भरोसा दिया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात की। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस मसले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा को लेकर राज्यों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार इसका समाधान निकालने में जुट गई है। इस मसले को लेकर सोमवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। हम नीट के पक्ष में हैं, लेकिन ये तीन बातें, ऑनगोइंग एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स, लैंग्वेज इशू एंड द सिलेबस इशू, these issues need to be addressed. We are on the process. More consultations will be done. कुछ और consultations की जाएंगी और जल्द से जल्द हम इसके निवारण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें राज्यों ने मेडिकल सीट, पाठ्यक्रम और भाषा को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी। इस साल महाराष्ट्र की जो मेडिकल सीटें हैं वो MSCET से भरी जाए। प्राइवेट का आप जो नीट के द्वारा करना करो, करप्शन तो रुकना चाहिए, इसके पक्ष में हमें। वहीं इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, लेकिन कार्यपालिका के कामकाज में उसका दखल नहीं होना चाहिए। And I think this matter is essentially in the executive domain. We now have a Supreme Court judgment, so we'll have to see how we deal with that particular issue. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए इस साल से देश में एक ही पात्रता प्रवेश परीक्षा कराने का आदेश दिया है, जिसका कई राज्य विरोध कर रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। राजदेव रंजन का परिवार, पत्रकार और विपक्षी दल इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ एलजेपी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के जंगलराज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि राजदेव के परिजनों को पुलिस जांच में भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। अगर उनको भरोसा नहीं है और वे चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, तो हम लोग इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। इसलिए पटना जोन के आईजी अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ परिजनों से मिले, परिवार के लोगों से मिले। इससे पहले विपक्षी दल बीजेपी और एलजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजेपी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और उस हालत में सिवाय बिहार में राष्ट्रपति शासन के लागू करने का कोई दूसरा चारा नहीं है। बिहार में 7 मई को आदित्य सचदेव और 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा और एलजेपी के नेता बैजनाथ सिंह समेत कई लोगों की हत्या से राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अब जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत सिंह सरदार, भगत सिंह सरदार।
One of the most influential revolutionaries of Indian freedom struggle, Shaheed Bhagat Singh. Born into a Sikh family, patriotism flowed in his blood at the age of 13. When he formed Naujawan Bharat Sabha to spread the message of revolution in Punjab. In the wake of avenging Lala Lajpat Rai's death, Bhagat Singh and his associates coined the catchphrase Inqilab Zindabad. But towards the end of their rebellion, they had to pay a heavy price for their patriotism. Following the blasts inside the corridors of the assembly, both Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt courted arrest. Bhagat Singh was sent to the gallows in Lahore with his fellow comrades, after which he was cremated in Husainiwala on the banks of Satluj. अंडमान हमारे ख्वाबों का एक शानदार जहां, खामोशियां सुनाती हैं एक दास्तां यहाँ। Most beautiful beach. It's a very beautiful beach. It's amazing. It's really like a postcard. It's a place worth visiting. ले चलेंगे आपको 7 द्वीपों के सफर पर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। बढ़ती महंगाई के बीच तेल कंपनियों की तरफ से आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। सोमवार आधी रात से पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल में 83 पैसे और डीजल में ₹1.26 की बढ़ोतरी की गई है। मई के महीने में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 1 मई को पेट्रोल के दाम ₹1.06 और डीजल के ₹2.94 प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। इस साल की बात करें तो डीजल की कीमतों में जहां 6ठी बार बढ़ोतरी की गई है, वहीं पेट्रोल में 4थी बार इजाफा किया गया है। नई दरों के हिसाब से अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹63.02 प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल ₹51.67 प्रति लीटर पर मिल रहा है। 17 महीने बाद थोक महंगाई दर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गई है। अप्रैल में ये दर 0.34% रही। महंगाई में बढ़ोतरी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को जानकार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं। अप्रैल में थोक महंगाई दर में गिरावट का दौर थम गया। मार्च में ये दर -0.85% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 0.34% पर आ गई। खाद्य महंगाई दर भी मार्च के 3.73% के मुकाबले 4.23% पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई की दर मार्च के 4.83% के मुकाबले अप्रैल में 5.39% पर पहुंच गई। निर्मित वस्तुओं की कीमत में भी 0.71% की बढ़ोतरी हुई। This time calls for a joint efforts from the government as well as the monetary policy makers to come together and to make a policy to reduce the burden on the consumer as well as on the producers as well. मार्च में औद्योगिक उत्पादन भी गिरकर 0.1% पर पहुंच गया। इसकी वजह विनिर्माण और खनन क्षेत्र का खराब प्रदर्शन रहा। इस दौरान पूंजीगत सामानों के उत्पादन में भी तेज गिरावट देखी गई। रादर उसका उल्टा हो रहा है कि कई सारे सेक्टर्स में जिनमें कि लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में निश्चित तौर से जो है इंडस्ट्री वरीड है। मौसम विभाग ने इस साल देरी से मानसून आने की आशंका जताई है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती के कम विकल्प होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भले ही बजट सत्र में जीएसटी बिल पास नहीं हो सका, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली बिल को पारित कराने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जीएसटी के पक्ष में हैं और इस बारे में उनकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस शासित राज्य भी इसके पक्ष में हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन विधेयक में उनकी तरफ से दिए गए संशोधन को सरकार शामिल करे। Every political party, including the Congress party, favors the GST. You see, I have spoken to all chief ministers of all states, including UPA and Congress states. Every chief minister of a Congress state is a strong supporter of the idea. After all, he has his own state interest to protect.
लेकिन हमने कुछ अमेंडमेंट्स दी थी उसमें, वो अमेंडमेंट्स अगर पिछले साल ही सरकार ने मान ली होती तो आज तक ये बिल पास हो गया होता। ये जब हम सरकार में थे तो हमें ने जीएसटी बिल बनाया था। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। गुजरात में सूखे की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार सरोवर सिंचाई योजना के तहत राज्य में नहरों का जाल बिछने से फसलों की पैदावार बहुत बढ़ी है। उन्होंने बागवानी और नकदी फसलों पर जोर दिए जाने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में माइक्रो सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति का भी विवरण दिया। उन्होंने बताया कि पाइप के जरिए राज्य में 77% घरों में जलापूर्ति की जा रही है और दूर दराज के कुछ इलाकों में जल वितरण के लिए सिर्फ 568 टैंकरों की जरूरत पड़ी है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लगातार 2 साल से सूखे के बावजूद फसल की पैदावार सामान्य का 95% रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी और लू का कहर जारी है। सोमवार को कई जगह तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। बढ़ती गर्मी के साथ हो रही बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कम से कम 15 दिन लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। इधर तेलंगाना में गर्मी अभी तक कम से कम 300 लोगों की जान ले चुकी है। पड़ोसी देश नेपाल से खबर, जहां कल दूसरे दिन भी मधेशियों ने प्रदर्शन जारी रखा। राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी हुई। नए संविधान का विरोध कर रहे मधेशियों ने मांगे नहीं माने जाने पर सीमा पर नाकेबंदी की धमकी भी दी है। इस प्रदर्शन में 7 राजनीतिक दलों के अलावा 22 संगठन शामिल हैं। इस बीच प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। नेपाल में संविधान संशोधन की मांग को लेकर मधेसी फिर सड़कों पर हैं। इस बार प्रदर्शन का केंद्र राजधानी काठमांडू है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जगह जगह सड़कें जाम कर दी। संसद और दूसरी सरकारी इमारतों के बाहर बने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। कई जगह आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वो गाडी रोकिदिए छ, अब बहाना बनाएर भन्नुस् न, यो त गर्नु पर्दैन नि। हामी लडाई गर्न आएको छैन नि, हामी त अधिकार माग्न आएको छौँ नि, हैन। तर यो संविधान वास्तवमा भन्यो भने प्रतिगमनकारी छ, नस्लवादी चिन्तनमा आधारित छ, जसको विरुद्धको यो जनताको विद्रोह हो। मधेसियों का विरोध नए संविधान को लेकर है। वो चाहते हैं कि नेपाल में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी के अलावा ज्यादा स्वायत्ता मिले। मधेसियों ने सीमा पर फिर से नाकेबंदी की धमकी दी है। संपूर्ण जनताको सद्भाव, सहयोग, यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन, यो पहिचानको आन्दोलनमा सबैको समर्थन हामीले आशा गरेका छौँ र पाउँछौँ पनि। र यो जनता कहिले पनि हारेको छैन। प्रदर्शन संविधान संशोधन के अलावा और अधिकारों, समुचित प्रतिनिधित्व और प्रांतीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर है। मधेसी इस बार नई रणनीति के साथ विरोध कर रहे हैं। सरकार और दूसरे पक्षों का ध्यान खींचने के लिए गठबंधन ने राजधानी काठमांडू पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे पहले नेपाल में बीते सितंबर से फरवरी तक चले 6 महीने के आंदोलन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सीमा पर नाकेबंदी की वजह से जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा पेपर मामले में घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोमवार को संसद से जांच कमीशन बनाने की मांग की। नवाज शरीफ ने संसद में सफाई देते हुए कहा कि वो इस मामले में पाक साफ है और पाकिस्तान से एक भी रुपया बाहर लेकर नहीं गए हैं। इस बीच नवाज शरीफ के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। पनामा दस्तावेजों में नवाज शरीफ के कई परिजनों का नाम सामने आया है। इस मामले में विपक्ष लगातार नवाज शरीफ के इस्तीफे और जांच की मांग कर रहा है। सीरिया में शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। सोमवार को सीरियाई सरकार में मंत्री अली हैदर ने मदाया, केफराया और फोआ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन इलाकों पर काफी समय से सरकारी सेनाओं की घेराबंदी जारी है। बैठक में लोगों तक रसद पहुंचाने और आतंकवादियों के खिलाफ सहयोग पर चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी कल जॉर्डन पहुंचे। केरी ने जॉर्डन के विदेश मंत्री नासिर जूदे से मुलाकात की और प्रस्तावित सीरिया शांति वार्ता के साथ साथ लीबिया में राष्ट्रीय सरकार की
संभावनाओं पर चर्चा की। खेल की दुनिया से हम खबर, रियो ओलंपिक के संभावितों की सूची से बाहर कर दिए गए पहलवान सुशील कुमार ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने हाईकोर्ट से नरसिंह यादव के साथ ट्रायल कराने की मांग की है। रियो ओलंपिक के लिए 74 किलोग्राम वर्ग में नरसिंह यादव का चयन किया गया है। इस मामले पर आज अदालत में सुनवाई होगी। इस बीच खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच चयन के मामले में सरकार कोई दखल नहीं देगी। As I have already said that this is decided by the Wrestling Federation of India. It is they who are to take the call. और आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की बन सकती है सरकार। एग्जिट पोल में अनुमान, बंगाल में बरकरार रहेगा ममता का जादू। केरल में एलडीएफ को मिल सकता है मौका, असम में खिल सकता है कमल। मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा को साल भर टालने के पक्ष में सभी पार्टियां। सर्वदलीय बैठक में केंद्र का भरोसा, राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द उठाए जाएंगे कदम। बिहार में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की सीबीआई जांच की सिफारिश। नीतीश कुमार ने कहा राज्य में कानून का राज। एलजेपी ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। लोगों पर महंगाई की दोहरी मार। 17 महीने बाद थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी। पेट्रोल 83 पैसे और डीजल ₹1.26 हुआ महंगा। मई में दूसरी बार इजाफा। देश भर में गर्मी और लू से बेहाल लोग। बीकानेर में पारा 46 के पार। तेलंगाना में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।